हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का द नीट चैनल पर। तो आज हम एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो बहुत छोटा है, लेकिन नीट में इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं एंड सीधे एनसीईआरटी लाइन से भी बहुत क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, जीव जगत। जीव जगत कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलावणीय मीठा झरिए, झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सर पर दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शाक की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आवाहन करती है। पारिस्थितिक ग्रोथ अथवा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न हैं। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है, इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। 1.1 जीव जगत में विविधता। यदि आप अपने चारों तरफ या आसपास देखेंगे तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आँखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन बहुत से आपके पास आसपास ही। यदि आपके अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टता, यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति स्पीसीज का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हम यह स्मरण करना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता है। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे अथवा प्राणी हैं। हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक देश से दूसरे देश में विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय पर चर्चा कर सके, तो शायद इससे भ्रमणकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी स्थान से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टता नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हैं कि यह नाम किस जीव का नाम है। इसे पहचानना कहते हैं। अध्याय को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिक ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया अपनाई है। इस प्रक्रिया को विषय में सभी जीव वैज्ञानिक ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक का आधार शर्मा नियम तथा कसौटी, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN में दिया गया। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गीविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN बनाया। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सके। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे जीव ज्ञात ना हो। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को, जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने सुझाया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव वैज्ञानिक करते हैं। जो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है।
तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विनामपद है। इस नाम में मैंजीफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज अथवा जाति संकेत पद है। इस पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा नाम जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित कर अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह लेखन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जातीय संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जातीय संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षिप्त में लिखा जाता है। उदाहरणतः मैंजीफेरा इंडिका लिन, इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लिनियस ने किया था। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्यों के गुणों अथवा आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीव के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिसमें उनका उस वर्ग से संबंधित होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हो तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे, ना कि बिल्ली को। अब यदि एशेंशियन के विषय में सोचें तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके ब्राहा, कान और शरीर पर बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो आप मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्लू, स्थानीय गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टैक्सा हैं, गेहूं भी एक टैक्सा है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता भी, ये सभी टैक्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है? इसलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। इनके गुणों के आधार पर सभी जीवों की विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की संरचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण आधार के हैं। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति और ऐसे प्रक्रम प्रणाली जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार हैं, वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़े। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित है। काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानते हैं और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहता है। अध्ययन की इसी शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टेमैटिक कहते हैं। सिस्टेमैटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमेमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया। 1.2 वर्गीकीय संवर्ग। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिससे प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को संबंधित प्रदर्शित करता है। चूँकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकीय संवर्ग कहते हैं और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकीय पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है
और इसे प्रवर्णक या टैक्सॉन कहते हैं। वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिससे एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संदिग्ध पाद टांगे होती हैं, जिसका अर्थ है कि कीट स्वांगीकरणीय सुस्पष्ट जीव है जिसका उदाहरण वर्गीकरण किया जाता है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीव के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं या स्मरण कर रहे हैं कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है? प्रत्येक पद अथवा वर्णक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गीकी वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक या न केवल की आकार की समूह है। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकी अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत किंगडम संघ फाइलम अथवा भाग पौधों के लिए वर्ग क्लास गुण आर्डर कुल फैमिली वंश जीनस तथा जाति स्पीसीज का विकास हुआ है। पौधों अथवा जंतुओं दोनों स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती हैं। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत अथवा व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना चाहिए। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों की समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। 1.2.1 स्पीसीज जाति वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिससे मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके आकारीय विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैंजीफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू तथा पैंथेरा लियो शेर के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबिरोसम तथा लियो जाति संकेत पद हैं, जबकि पहले शब्द मैंजीफेरा, सोलेनम तथा पैंथेरा वंश के नाम हैं और यह टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिसमें आकार की गुण समान हो को देखते हैं। उदाहरण पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रिम, मेलेजेना भी आते हैं। मानव की जाति संकेत सैम्पियस है जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। 1.2.2 वंश या जीनस वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। उदाहरण के लिए आलू, टमाटर तथा बैगन, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती हैं। शेर पैंथेरा लियो, चीता पैंथेरा पाइनस तथा पैंथर टिग्रस जिसमें बहुत से गुण हैं वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है से भिन्न है। 1.2.3 कुल अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। उदाहरण पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा की सोलेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं को फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रख जाते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखेंगे तो आप दोनों में कुछ समानता तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी। उन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। 1.2.4 गण या आर्डर आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षण पर आधारित हैं। गण तथा अन्य उच्चतर वर्ग की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कोनेवोल, व्यू, लेसी, सोलेसी को पॉलीसोनिएलस गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनिडो कुलों को रखा गया है। 1.2.5 वर्ग या क्लास इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरण
प्राइमेटा गण, जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिबॉन आते हैं, और कार्निवोरा गण, जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं, को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। 1.2.6 संघ या फाइलम वर्ग, जिसमें जंतु जैसे मछलियाँ, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं, अगले उच्चतर संवर्ग, जिसे संघ कहते हैं, का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु, नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र होने के आधार पर कॉर्डिकेशन में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों, जिनमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं, को उच्चतर संवर्गवार डिवीजन में रखा गया है। 1.2.7 जगत किंगडम जंतु के वर्गीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एलिमिनिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन दोनों वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। इसमें स्पीसीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्ग की संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग है, यद्यपि वर्ग की वैज्ञानिकी ने इस पदानुक्रम को उप संवर्ग भी बताए हैं। इसमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। चित्र 1.1 में पदानुक्रम को देखो। क्या आप इस व्यवस्था के आधार का स्मरण कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, जैसे जैसे हम स्पीसीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, वैसे ही समान गुणों में कमी आती जाती है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा, उसके सदस्य में अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं, उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाते हैं। इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। ये आप यहाँ पे चित्र 1.1 देख सकते हैं। आरोही क्रम में पदानुक्रम वर्गीय संवर्ग है। सबसे नीचे जाति, फिर उसके बाद वंश, फिर कुल, फैमिली, गण, आर्डर, वर्ग, क्लास, संघ, फाइलम या भाग, डिवीजन, और सबसे ऊपर होता है जगत, जो सबसे बड़ा होता है। अब तालिका 1.1 में कुछ सामान्य जीवों जैसे घरेलू मक्खी, मानव, आम तथा गेहूं के विभिन्न वर्ग के संवर्गों का दिखाया गया है। यहाँ तालिका 1.1 में वर्ग के संवर्ग के कुछ वैज्ञानिक नाम दिए हैं। यहाँ पे सामान्य नाम, जैविक नाम, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ तथा भाग दिए हैं। तो मानव, जिसका जैविक नाम होमो सैपियंस है, इसका वंश होमो है, कुल होमोनिडी है, गण प्राइमेट होता है, वर्ग मैमेलिया होता है, और संघ कॉर्डेटा होता है। घरेलू मक्खी मस्का डोमिस्टिका, इसमें वंश मस्का होता है, कुल म्यूसिडी, और गण डिप्टेरा होता है, वर्ग इंसेक्टा होता है, और संघ आर्थ्रोपोडा होता है। और मक्खी पे नीट में क्वेश्चन भी बन चुका है। और आम मैंजीफेरा इंडिका है, मैंजीफेरा वंश है, एनकार्डिएसी कुल है, सेफीडेंसलेंस गण है, डाइकोटिलीडेनी वर्ग है, और एंजियोस्पर्मी संघ है। गेहूँ, जिसे टिट्रिकम एडस्टिवम, इसमें टिट्रिकम वंश है, कुल पोएसी है, फोएलम गण है, मोनोकॉटिलिडेनी वर्ग है, और एंजियोस्पर्म संघ है। इसमें मानव, घरेलू मक्खी और आम पर नीट में क्वेश्चन बन चुके हैं। ये तालिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सारांश, जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विविधताएं दिखाई पड़ती हैं। असंख्य पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया है, परंतु अब भी इनकी बहुत बड़ी संख्या अज्ञात है। जीवों के एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवास, शरीर, क्रियात्मक तथा आक्रिय लक्षणों कारण हमें जीवों की व्याख्या करने के लिए बाधित होना पड़ता है। जीवों की विविधता तथा उनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव विज्ञानी ने कुछ नियम तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिससे जीवों की पहचान, उनका नाम, पद्धति तथा वर्गीकरण संभव हो सके। ज्ञान की इस शाखा को वर्गीकी का नाम दिया गया। पादपों तथा प्राणियों को विभिन्न स्पीसीज का वर्गीकी अध्ययन कृषि, वानिकी और हमारे जैव संसाधन में भिन्नता के समान ज्ञान में लाभदायक सिद्ध हुए। वर्गीकी के मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान, उनका नामकरण तथा वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप से अंतरराष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। समरूपता तथा विभिन्नताओं को आधार मानकर प्रत्येक जीव को पहचाना गया है तथा उसे द्विपद नाम दिया गया है। सही वैज्ञानिक तंत्र के अनुसार
द्विनाम पद्धति जीव वैज्ञानिक नाम जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है दिया जा सकता है। जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। बहुत से वर्ग पद होते हैं जिन्हें प्राप्त वर्गीकी संवर्ग अथवा टैक्सा कहते हैं। यह सभी वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। तो यही हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो बना सकूं। आप जानते